गुड इवनिंग। इस वर्ष पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में इंडीड फाउंडेशन हर हफ्ते एक वीर योद्धा से आपकी मुलाकात कराती है। बिफोर वी बिगिन द इंटरव्यू, आई वुड लाइक टू शेयर अ ट्रिविया अबाउट द वॉर विद यू। युद्ध की असल वजह क्या थी? पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता जा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की आवाजें और बुलंद होती जा रही थी। अत्याचारों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण लेने लगे, जिससे भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 31 मार्च 1971 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंगाल के लोगों को मदद देने की बात कही। पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना बनी, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह मदद मुहैया कराई थी। नाराज पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारत के 11 एयरबेसों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ही 3 दिसंबर को भारत आधिकारिक तौर पर युद्ध का हिस्सा बना। यह युद्ध 14 दिनों यानी 16 दिसंबर तक चला। इसी दिन बांग्लादेश आजाद हुआ। इसके बाद से भारत में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हमारे बीच है फर्स्ट बटालियन ऑफ द 4th गोरखा राइफल्स के कर्नल मनोहर सिंह चौहान, वीर चक्र सेना मेडल गैलेंट्री। At the time of the war, the battalion was posted at Golpur, Punch sector, J&K, and Sir was also injured during the war. Sir, welcome to our show. Thank you. Sir, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। फौज ज्वाइन करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? Okay. मैडम, मैं शुरू से ही इंटरेस्टेड था कि मैं अपने देश की सेवा एक फौजी बनकर करूं, तो इसलिए मैंने आपको कुछ एक फोटोग्राफ भेजी हैं जो मेरे एनसीसी के टाइम की हैं या उससे पहले की हैं। मेरे को हमेशा इन चीज़ों से लगाव होता रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मेरा ये सपना सच किया और मुझे आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिला। और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि मुझे पास आउट होते यानी कमीशन होने के 3 महीने बाद ही एक बहुत बहुत बड़ी लड़ाई में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। Sir, do you come from a defense background? No, madam. My father was a civilian employee. Basically, we are agriculturists from Kumaon region, Pithoragarh I belong to. It is interior Pithoragarh. We have few orchards of ours and we are basically into agriculture. सर, जब युद्ध की अनाउंसमेंट की गई तो आप कहाँ पोस्टेड थे? उस परिस्थिति के बारे में हमें कुछ बताएंगे? ओके, जब लड़ाई शुरू हुई उस समय में पुंछ सेक्टर J&K में पुंछ एक जगह है, वहाँ पर एक गोलपुर सेक्टर है, उसमें पोस्टेड था। हमारी बटालियन थी वहाँ पर। आपने जैसे पहले बताया फर्स्ट 4 गोरखा राइफल्स, मैं उसी को ज्वाइन किया 18 सितंबर को। उसके बाद हमारी एक ट्रेनिंग होती है जिसमें बटालियन के बारे में, बटालियन के रीति रिवाज और इनके बारे में बताते हैं। And thereafter we are sent to a company where we are introduced to the basic administration of the company and the language. You know, in Gurkhas, they do not understand. Now, of course, they're all educated and understand Hindi, English, both the languages. When I joined, it was not so. They could barely understand Hindi. So we were compelled to learn Nepali, it is called Khaskura, the common language, Gorkhali. And I was trained by a senior JCO who was a Subadar on this, the customs etiquettes of the Gurkha units. And that's how I brought up. And I started when I was handed over a platoon, number 4 platoon of B company. I was posted to B company and I was given charge of number 4 platoon. Now this battalion was, as I told you, in Gorpur sector. If you permit me, I'll or slides, I don't know whether you permit it or not, otherwise I would have shown you, you know, where it is actually
located and Sure, sir. No problem at all. Just okay. Now you see this slide is of the entire Jammu and Kashmir, right, sir. Right. and this is the limb at a limb where the nearest position is Musabrafad, Right. and there used to be only one road. It was a single road that time leading from Pathankot to Jammu to Punch. Right. And this was totally away from the battalion headquarters. Div headquarters was somewhere here, and Punch was here. Now, a bit history, if you have time, bit history about the Punch house, very briefly. See, Punch was a princely state. It was formed by Raja Gulab Singh under 1846 Amritsar Treaty. Now, it was a large area. So what he did, out of 7-8 tehsils from this princely state, he handed over to his nephew, Raja Moti Singh. So he had his headquarters at Punch. There is a lovely palace constructed by the king, and there was a trade route which I'll show you subsequently in my slides, which was passing through Punch, and that's how the state became very, very rich. Okay. And the people had a good trade, good business, and very, very prosperous. In 1947, at the time of partition, 2/4 of the state had gone to Pakistan, and thereafter it was handed over to the army because they had attacked, and Brigadier Prithvi Singh, who was a lieutenant colonel that time, he came. Because see, raiders, they came, they surrounded the entire Punch area, and the king's forces were surrounded into a small garrison. So the army came through Srinagar, and they got them out of it, and they recaptured, established a garrison. Ever since 1947, we are having our garrison there, and now we are, of course, fully deployed. So जब war हुई थी तो the Pakistan army had come all the way down to Srinagar during the war. No, see, Srinagar is at a limb. That's why I had shown this. Right. Srinagar is not here. Srinagar is much away from that area. So you were आप यहाँ पे पुंछ पे थे to what the okay. हाँ, हम लोग पुंछ में, ये आपको एक और दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ मैं। पुंछ में एक गोलपुर सेक्टर है। जैसे मैं बता रहा था आपको पहले कि जम्मू एंड कश्मीर के एक किनारे में पुंछ है, बहुत छोटा सा सियासत थी ये। और जब 1947 में कबालियों ने अटैक करके इसको पूरा चारों तरफ से घेर लिया था, तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, जो उस समय समवेयर हियर नॉर्थ में श्रीनगर में थे, ईस्ट में श्रीनगर में थे, यहाँ से पहाड़ियों से नीचे उतर के आए और इस गैरेजन को पूरा सर्कल करके फिर से दोबारा से कैप्चर किया और रीएस्टैब्लिश किया। उनको मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया बाद में, और वो एज ए ब्रिगेडियर रिटायर हुए। ये पुंछ छोटा सा टाउन है। आर्मी ने उस समय, एक चीज बताना चाहता हूँ, 1947 ने एयरफोर्स ने और जो गांव वाले थे, जो बची कुछ लेबर थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इतनी जल्दी एयर स्ट्रिप वहां पर तैयार की और एयरफोर्स ने उस पर अपना डकोटा विमान उतारा उस समय, जबकि बिल्कुल कोई साधन नहीं थे, और उन्हीं के थ्रू पूरा आर्म्स, एमिनेशन और सप्लाई हुआ, जिस कारण ये पूरा गैरेजन दोबारा वापस आया। मैं आपको वापस ले जाता हूँ पुंछ टाउन। उस समय रोड सिर्फ पुंछ तक आती थी। हम लोग, ये आगे पुंछ रिवर है और ये गुलपुर सेक्टर है जहां पर मेरी बटालियन, और इसके ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में है, इसमें हमारी बटालियन थी। और ये जो आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखाई दे रही है, ये डॉट एंड डैश से दिखाई हुई है, इसमें ये पूरा पाकिस्तान है। आप देखेंगे कि पूरा नॉर्दर्न और सदर्न सेक्टर से हमको डोमिनेट कर रहा है। वो लोग हाइट में थे तकरीबन 5-6-7,000 फीट के हाइट में थे, वेरस हमारा जो सबसे हाइट में ये था, ये दैट वाज अराउंड 4,700। और जहां पर मेरी कंपनी उस समय थी,
एक पोस्ट है 412 अल्फा, लंगूर है वो, लंगूर उसको लोकल नाम दिए हुए जवान ताकि उनको याद रख सके। ये लंगूर में मैं पोस्टेड था और ये एकदम आइसोलेटेड थी। इस आइसोलेटेड का मतलब है एट ए लिम, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं थी। जो नियरेस्ट पोस्ट हमारी थी वो 4000 मीटर यहाँ से आती थी और दूसरी जो हमारी नेबरिंग बटालियन सिख थी वो सिख इस तकरीबन 3500 मीटर में वो लोग आते थे। तो हम किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं थी सिवाय आर्टिलरी एंड एयर के। बटालियन की मोटर जो हमारी उस समय 3 इंच मोटर होती थी और आर्टिलरी, और उसी सपोर्ट में हम लोग आते थे। और हम लोग एक कंपनी माइनस अ प्लाटून, मतलब हम लोग कंपनी कमांडर थे मेजर के प्रधान, और उनके अंडर एक मैं था, सेकंड लेफ्टिनेंट था उस समय, और एक जेसीओ साहब थे। तो ये सबसे ऊपर जो आप टॉप लिखा दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारी नंबर 5 प्लाटून थी जिसको उस समय नायब सूबेदार युद्धवीर कंवर कमांड कर रहे थे। एक फ्लैट से इस इलाके में तकरीबन हमारा कंपनी हेडक्वार्टर और बाकी एंसिलरीज होती थी। और सबसे नीचे का जो बम्प का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर 4 प्लाटून होती थी और जिस का कमांडर उस समय मैं था। तो ये और सबसे जो बड़े ऑब्स्टिकल थे वहाँ पे, पुंछ रिवर ऑफ कोर्स ये है, और नॉर्थ में बेतार नाला होता था। बरसात में तो ये इसको आप पार करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन सूखे समय में ये इसकी चौड़ाई तकरीबन 80 से 100 फीट के करीब होती थी। तो इसमें टैंक भी लाया जा सकता था और दुश्मन अपने भारी हथियार और आर्टिलरी भी ला सकता था इस नाले से, और ये जाके आगे पुंछ में मिल जाता था। नाउ पाकिस्तान हर बारी 1947 में भी, 1965 में भी और 71 में भी पुंछ को ही क्यों कैप्चर करना चाहता था। उसकी कुछ एक वो सोचता था कि मेरे को यहाँ से फायदा मिलेगा, एक तो डायरेक्ट उसको वहां से श्रीनगर और कश्मीर के लिए एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा वो सोचता था कि यहाँ के जो वासिंदे हैं, जो लोग हैं, उनके रीति रिवाज खान पान हमारे लोगों से मिलता है तो हमेशा मदद करेंगे। तीसरा वो जब जो आर्मी के लिहाज से सबसे अहमियत वाला था कि ये डिविजनल हेडक्वार्टर से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था। बाकी सपोर्ट थी पर बहुत दूरी में होने के कारण वो सोचता था कि इसको जल्दी कैप्चर कर सकेगा वो। और यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था वो ये लंगूर, हमारा लंगूर था, क्योंकि वहाँ ये नौल टीपू प्रीतम यहाँ से ये हम लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पर एक देवग्वार गांव, जहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, देवग्वार गांव होता था जिसमें उनके सिविलियंस रहते थे। तो ये इस तरह से मैंने आपको मिला जुला किस तरह का वहाँ का Basically the topography of the place. टोपोग्राफी है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के रिवर्स वगैरह हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सर, आपको दुश्मन के खिलाफ अनुकरणीय साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। Can you narrate the incident for us, please? Yes, yes. I already given us very briefly the topography of that area. Now you know that how we were located. Only thing which I didn't mention earlier. See, this was a very बहुत ही sensitive post थी, अलग थलग थी, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे ढंग से फोर्टिफाइड किया हुआ था। इसके चारों ओर हर तरह के माइन लगाए हुए थे, हर तरह के हमारे वायर ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको लगाया गया था। मतलब इस तरह का स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि दुश्मन किसी भी तरह से हमारे को अप्रोच ना कर सके। और सर्दियों का मौसम था, जैसे आप जानते हैं दिसंबर में, तो इसके चारों तरफ, क्योंकि माइन फील्ड में और वायर ऑब्स्टिकल में एक्सेस नहीं होती है, जानवर ही कई बार चला जाए तो उससे माइन फट जाती है, अदरवाइज कोई भी हम लोग जाते नहीं है जब तक कोई जरूरी काम ना हो। वो हमारे पास नक्शे वगैरह होते हैं जिससे हम लोग आगे जाते हैं, उनमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इसके चारों ओर, पोस्ट के चारों ओर सरकंडा घास जो है बहुत 8-8, 10-10 फीट की, और दूसरी जंगली घास उगी हुई थी जो इस सीजन में पूरी सूख चुकी थी। इसका कारण क्या है, मैंने क्यों बताया, मैं आपको आगे बताऊंगा। 3 दिसंबर को
शाम के तकरीबन 6 बजे हमने कुछ एक जहाज हमारी ओर से श्रीनगर की ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। उसी के थोड़ी देर बाद हमको बटालियन से मैसेज आया कि हमारे पूर्व में बांग्लादेश में लड़ाई छिड़ गई है और यहाँ भी किसी भी मोमेंट लड़ाई शुरू हो जाएगी। बटालियन से ये मैसेज आना था कि हमारे ऊपर दुश्मन की शेलिंग शुरू हो गई और इस शेलिंग की अधिक मात्रा यानी इट वाज सो वेरी इंटेंसिव इन आवर एरिया एंड द नेबरिंग सिख बटालियन एरिया। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता पर शेलिंग इतनी ज्यादा थी उनकी कि हमको अपना जो हम अपने ट्रेंचेस में थे या फायरिंग पोस्ट में थे वहां से सर बाहर निकालना भी मुश्किल हो रहा था। एक जगह से दूसरे जाना तो बहुत ही मुश्किल काम था। थोड़ी देर में तकरीबन 6:30 बजे के करीब इन्होंने RCL एक होता है, रिकॉइललेस गन होता है जिससे हम डायरेक्ट फायर कर सकते हैं। उसमें एक सपोर्टिंग राइफल होती है, यानी उसका राउंड पहले फायर करते हैं और उसके पीछे फिर बड़ा गोला फायर किया जाता है। उस सपोर्टिंग राइफल से हमारे ऊपर डायरेक्ट फायर करना शुरू कर दिया, जो मैं आपको पहले प्रीतम का इलाका बता रहा था वहां से। क्योंकि हम लोग काफी समय से वहां थे तो वो जानते थे कहाँ हम लोग रहते हैं, कहाँ हमारा खाना बनता है, कहाँ कंपनी हेडक्वार्टर है, कहाँ क्या है। तो उन जगहों पर वो ट्रेसर एमिनेशन यानी कि जिससे वो आग लगा सके वो फायर कर रहे थे। जब इतना भारी मात्रा में गोले गिराए जा रहे थे तो पोस्ट के चारों तरफ आग लग गई। आग लगने से ये पूरा का पूरा जो हमारा पोस्ट था वो एक फायरबॉल की तरह से बन गया, आग का कुआं जैसे कह सकते हैं आप। और हमारे पूरा कम्युनिकेशन जिससे जो लाइन कम्युनिकेशन था वो डिस्टर्ब हो गया। रेडियो कम्युनिकेशन को दुश्मन ने जैम कर दिया। तो हम पहले ही सपोर्ट में नहीं थे, अब हम पूरे दूसरे वी वर टोटली कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So we had to survive at our own. So that is how the war started. And say when the shelling was going on, and it was with the wildfire, you could see some movement on the southern part of the ridge line, which was coming from the bump area, which I had shown you. We could see some movement. And when these people, it was confirmed now that we are being attacked. And we also knew that they are coming from the southern direction, because that other three approach, like eastern, western, and northern, they were very, very difficult approaches. So they approached us, they attacked us from our southern direction, which was one of the most easy approach for them. So they attacked. And when they came around, say, 150 meters away from our post, I challenged them. So the moment, the forwardmost people were there, and I challenged them, they said, आप हमारे कब्जे में हैं, अपने हथियार गिरा दो, नहीं तो अपनी जान खो दोगे. So the moment I heard this, I ordered fire. They fired, then I told 2-inch mortar fellow to fire a para-illuminating bomb. Para-illuminating bomb, it illuminates the whole area. So when I, so that I could assess how many people are there, what strength they're attacking us, and I can tell my company commander about it. So when I fired this para-illuminating bomb, the whole area was lighted. I could see a large number of troops forming up. It was almost 2 company plus, and that was around 600-700 people, and they were fully armed. So I told people to fire, and I came out of my trench and ran towards number 5 platoon, where we had MMG. Now, at night, you can't aim and fire. So we have, for automatic weapons, we have a thing called fixed line. We take the data during day, and these automatic weapons are fixed on that line at night. So I told the commander there to fire at a fixed lane, a fixed target. That was the gate.
Right. It was a fixed target for the night. So he started firing, our own firing, plus the firing fortunately was so very accurate that the enemy got totally jittery. That we had something called fire discipline. Since we were just keeping quiet and we were waiting for them to come nearer to our post so that, we could see them and kill them. And they thought that, okay, we are scared, we given up everything and we'll not be able to do anything. And when I ordered them to fire para-illuminating bomb, we, of course, when we were visible, they were visible, we were also visible to them. So they fired a rocket launcher. Oh, That rocket launcher hit at the post where I was standing with the number 4, forwardmost post of number 4 platoon, LMG post. It hit the base of that. Fortunately, no significant damage was done. They pierced through. The portion of wall was broken, but we continued firing from that. And thereafter, they came more closer. Now the boys, since I was running from one to another, because see, this was the first time we'd experienced war, and I don't know, even I just had 3 months of service, right. and from where that sense came, I think it was common sense. So I went from one post to another, one boy to another, and told them that किसी भी हालत में जब तक लास्ट खून की बूंद है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए. So, when I was running towards on top, I saw the company headquarters was totally damaged. I couldn't find my company commander. That's how I had to run to the LMG, MMG commander to resume firing. When I was coming back, I was hit by a splinter on my left shoulder, left thigh, and ankle. So, but I didn't care for it, because had I cared for that, we would have got totally demoralized and the whole thing would have gone for the six. So then I kept on going from one post to another. We kept on firing. The enemy kept on approaching us. When they reached near the gate, they were in the group of 4 to 5. So, we could now aim and fire. The few people, those who could enter the post or the gate of the post, we also went forward and hand-to-hand fight took place. And our Gurkha boys are very brave. They took out their kukris and chopped off their head. The moment we started chopping off their head, they started withdrawing from there. And then we could see them running back, because the volume of fire was very high. By then, the artillery fire also come. Because see, I forgot to inform you, when they were approaching, at the time we have something called stand to. Right. At 6 o'clock, the whole post had come to stand to. At that time, our patrols and listening post, we have LP, we call it, they had gone out. So one of the LP, which was there on this ridge, had also met them, had encounter with them. So 2 of the boys, they managed to escape from there and reach battalion headquarters and intimate about the imminent attack. 2 of the boys, they bravely fought with them. It is because when we went down on the following day, we saw the kukri full of blood. One of the boy had around 60 to 70 bayonet wounds on his body. Believe you me, this, I had gone down and seen this. You see what a pathetic sight it was. I'm talking of Fort. This house we saw on Fort. Anyhow, first attack was repulsed, and it was by 9 o'clock, 8:30, that we saw the enemy withdrawing towards, there is a Nala which is there on the south side. It was totally in the depression, and we saw the enemy was withdrawing through that Nala, because we couldn't see any movement beyond that. Around 9:15, we again saw the enemy approaching us. Now, the time which we got from 8:30 to 9:15, we could, readjust our weapons, because we also suffered a lot of casualties. The front section LMG barrel got bulged, it was replaced, and the lot of ammunition was used. So I went around, picked up some boys, like we have cooks in the company, we have barber, we have education master, clerk. I picked them up and I told them to carry maximum ammunition they can,
and give this ammunition to the post as per their requirement. So they there are few of them non-combatant. They did excellent job. They took all those big boxes on their back and delivered ammunition. So we were fully prepared for the next attack also. We had enough ammunition stored there. So these people, next day on fourth, we didn't have time. Fifth, when I saw them, they had blisters on their back and they were literally bleeding. So brave those people were there. So 9:15, again, they came and started moving towards us. And now they were in small groups because they knew that going together will not, they will not achieve anything. So they have hidden themselves and coming forward. When they reach in our range, our boys were confident now and they started firing at us. Again, the same thing happened. The fire discipline was maintained and we fired at one go the complete. Now the indication given to the platoon on top that if you hear a round fire from us, you start firing. So they also started firing at the same time and बहुत भारी मात्रा में हमने उनके ऊपर फायर किया, ऑटोमेटिक से भी, ग्रेनेड से भी, 2-इंच मोटर से भी, और वो इतनी बुरी तरह से बौखला गए उस समय कि उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ क्या कहूंगा मैं, भागना पड़ा। और तीसरा अटैक उन्होंने हमारे ऊपर सुबह 3 बजे किया। शायद वो अटैक नहीं था, फॉर्म अप कर रहे थे क्योंकि हमने उनको अपने कुछ लोगों को कैरी करते हुए, कुछ को चिल्लाते हुए जाते हुए, कुछ को ड्रैग करते हुए ऐसी आवाजें सुनाई दी। तो इस तरह से 3 अटैक उन्होंने कोशिश की है हमारे ऊपर और तीनों के तीनों को हमारे इस छोटे से फौज के दस्ते ने, कंपनी माइनस प्लाटून ने पूरा उनको विफल किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। 4 तारीख को सुबह 4 तारीख को सुबह हम लोग देखना चाहते थे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। तो पहले हमने अपने पोस्ट का जायजा लिया। कंपनी हेडक्वार्टर, जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम जो blunt of shelling was on this place. The company commander's bunker was damaged, fully damaged. He was trapped inside. Anyhow, before at night itself, he was pulled out of that bunker, and the complete area was damaged. A lot of people were wounded. They were given first aid, and few those who were critically wounded, they were brought to the front position thing, so that whenever the opportunity comes, we'll withdraw them to the our base. Right. Now on fourth morning, then after taking account of our own area, we went down that just to find out how our boys have they suffered any casualties or like that. So when we were going down, we saw the blood stain everywhere, and there were telltale signs of bodies being dragged, equipment being dragged, because बहुत टुकड़े पड़े हुए थे इक्विपमेंट के, हथियार पड़े हुए थे, एमिनेशन बिखरा हुआ था। तो क्योंकि जिटरी हो गया था दुश्मन वहां पर, और हम लोग भाग्य से हम लोग डोमिनेट कर रहे थे, तो ऊपर से नीचे से आके हमला करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से आसान होता है डोमिनेट करना। फिर हम जब नीचे गए, जहां पर हमारे लिसनिंग पोस्ट में बता रहा था, जिसका कमांडर नरजंग गुरुंग था, जिसके मैंने बताए थे कि 60 से 70 बेनेटून थे, बहुत बहादुरी से लड़ा वो बच्चा। उसकी दीवार, जब हम लोग वहां गए, मेरे साथ मेरे कंपनी हवलदार मेजर थे, 2 जवान और थे, हम 4 थे, क्योंकि बड़े ग्रुप में नहीं जा सकते, तो हम छुप छुप कर रेंगते हुए वहां तक किसी तरह से पहुंचे। और उन जवानों ने बहुत, जो वहाँ के टेलटेल साइन थे, उससे लगता था कि इन जवानों ने बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला किया, अपना टास्क पूरा किया, उनको डिले किया, और जो उनका काम था, बेसिक काम की आगे खबर देना, वो देने में वो सफल हुए। 4 तारीख को हम जब वापस आए, पूरा स्टॉक लिया, जो चीजें कमी थी उनको पूरा किया, हथियार वगैरह रिप्लेस किए, और दूसरे हमले के लिए तैयार रहे। 5-6 तक हमारे को बिल्कुल उन्होंने चारों तरफ से घेरे रखा, बिल्कुल हिलने डुलने नहीं दिया। उसी मात्रा में हमारे ऊपर हथियार अपने
आर्टिलरी मोटर से फायर करते रहे। कभी कभी थोड़ा हमको टाइम दे देते थे, 1 आध घंटे का, शायद वो अपने हथियार ठंडे करने के लिए रखते होंगे। और 6 तारीख को फिर हमारे एक मेजर रजी पंडित थे, उनके साथ एक प्लाटून आई जिसने हमको वहाँ पर रीइंफोर्स लीड किया। किया। और 7 तारीख को फिर 6 तारीख को ही पूरे ब्रिगेड के जो दूसरी ब्रिगेड नीचे से आई थी, उसने वहाँ फॉर्म आउट शुरू होना किया। आर्टिलरी भी आ गई और ये एयरफोर्स भी आ गया। तो इस तरह से 5 और 6 में जब हमारी सपोर्ट आ गई, हम लोग सब कुछ वहाँ सक्षम हो गए, तो दुश्मन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और फिर 13 तारीख को हमको वहाँ से रिप्लेस किया गया, रिलीव किया गया उनसे रिप्लेस। वी वर राइट, रिलीव्ड ऑन लीड 13 किया। by a company of Major Raji Pandit, a full-fledged company, that was Alpha Company, came and relieved us, and we were brought to a place which was in the depth we called Rekha Haveli. There we came so that we could rest and recoup and be prepared for the next task ahead. So this was a very, very brief. I couldn't follow it in a chronological order that which should have been in a military language, because had I gone through that, it wouldn't have been the general public, which are not aware about those terminology, राइट, उन तक फॉलो। तो मैंने बहुत कॉमन लैंग्वेज में, बहुत छोटे उसमें आपको ये लड़ाई का वृत्तांत बताया है। उस लड़ाई के दौरान जो हमारे 4 जवान शहीद हुए और घायल बहुत हुए, और जो हमको मिले 3 वीर चक्र मिले, जिसमें कंपनी कमांडर थे, मैं था, जो जेसीओ थे वहाँ पे सूबेदार वीर कमर, उनको सेना मेडल मिला। जो नरजंग गुरुंग में मेंशन कर रहा था राइट, आपको अभी तक, राइट। तो उसको वीर चक्र से नवाजा गया है। जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला। तो इस तरह से ये ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया वेरी वेरी ब्रीफली, एंड आई होप यू So it's लाइक्ड इट। यस सर। आपने बहुत ही कम उम्र में एक महत्वपूर्ण युद्ध में हिस्सा लिया, तो इससे आपकी सोच और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा है, मतलब अब कुछ कहें आप, मेरी ट्रेनिंग ही हमारी कुछ ऐसी होती है कि एक कर्तव्य जैसा समझ के हम ये करते हैं कि करना है, अगर नहीं करना तो फिर मरना है। कि अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरे साथ वो 60-70 जवान जो थे वो सब के सब खत्म होते। तो एक आदमी में अपने आप एक कर्तव्य निष्ठा, एक प्रेरणा अपने आप मिलती है, और आदमी अपने आप स्ट्रांग होता है। उसको अपने आप अगला कदम क्या लेना है, क्यों लेना है, कैसा लेना है, ये अपने आप ही उसके दिमाग में, एक जैसे आजकल कंप्यूटर चलता है ऐसे चलता है लड़ाई के मैदान में। सर तो मेरे उस पे प्रभाव ये पड़ा कि लड़ाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इफ द थिंग्स कुड बी बिटवीन द कंट्रीज, इफ वी कुड रिजॉल्व amicably, I think we should do that, because hundreds and thousands of soldiers, because we have to protect, we have volunteered to join our this thing, defense services, and we have to protect our country at any cost. So if there is a war, and we, even if we have to sacrifice, we do that. But if there is a war, you see the how many homes are destroyed, how many people die. So if we could, not that today if there is a war, and though I'm 72 plus, and so sorry 70 plus, and if I'm called, I'll be prepared to lead from the front. So प्रभाव तो मेरे को और भी शक्तिशाली बना दिया, और सोचने के तरीके बताए, बहादुर बनाया, और अपने जवानों को के ऊपर मेरे को बहुत गर्व है, जिन्होंने मेरे एक इशारे पे अपने प्राण निछावर कर दिए। मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ और करता रहूंगा। ऐसे बहादुर जवान सबको मिले, और सभी से उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। और जो हमारी यंग पीढ़ी है, उस समय मैं यही कहूँगा कि जैसे आप भी देश की सेवा कर रही है, you join an organization which is doing a great job. It's not a small job what your organization is doing.
So it's not necessary that you take, you put on uniform and stand at the border and fight. There are hundreds of things which our people can do. But if we do it sincerely, if we do it with zeal, enthusiasm, what we should do, I think our country will progress in a manner that nobody can beat us anywhere. Right, sir. Thank you for taking time out of your schedule to enlighten us, and it's been a really awesome meeting with you. I'm sure हमारे दर्शक आपका ये इंटरव्यू देखकर बहुत इंस्पायर होंगे और फौज ज्वाइन करने के लिए होपफुली मोटिवेट होंगे सर। मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के फौज ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज आजकल बहुत कम लोग फौज ज्वाइन करने आते हैं, क्योंकि हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, कोई पैसे के लिए नहीं ज्वाइन करता फौज। फौज ज्वाइन करते हैं, एक रुतबा होता है, मैंने यूनिफॉर्म पहनी है और यूनिफॉर्म का ही रुतबा होता है जिसने ज्वाइन करते हैं। और आजकल क्या है, द वर्ल्ड इज बिकमिंग मटेरियलिस्टिक डे बाय डे, so they go for more, pump and show, where they have a lot of money, they can, have tons and tons of money and all the perks and privileges which are available in the world. So hopefully they join the army. And anything you would like to why army only try services? They join try services. Right. So would you एक फौजी की जिंदगी challenges और excitement से भरी होती है, आप कुछ तो युवा पीढ़ी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Something which you would like to leave behind for the youths to mull over? मैं तो युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि जो भी काम कर रहे हैं वो मन से करें, एक डिसिप्लिन लाइफ अपना बनाएं, चाहे कुछ भी सेलेक्ट करें। जैसे कहते हैं मुझे देश की सेवा करनी है, तो आप देश की सेवा किसी भी तरह से कर सकते हैं, जबकि आपके दिल में आप ऑनेस्ट हैं, आप ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं और आपको अपना स्वार्थ नहीं देखना, अपनी निजी स्वार्थ नहीं देख रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you. It was great meeting you, sir. Thank you very much, sir. The entire nation is grateful for the service rendered by brave warriors like yourself. And like all we can say is we are proud of you. We are thankful that you were there and you gave us this glorious chapter in Indian history. So thank you very much. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you, Vikram. We are also proud of you. We are proud of your organization. You people are doing wonderful job. Believe you me. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. Take care. Stay safe, sir. Bye.